सीटेट पेपर 2 एसएसटी 60 मार्क्स का गेम है। एक गलत स्ट्रेटजी और पूरा पेपर आपका बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू समझ लिया, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो सीटेट क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए 2021 का सीटेट का पेपर का लेवल कैसा था और कैसे प्रश्न आए थे, इन पर हम चर्चा करते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही डीप तरीके से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो दिया गया था कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शरद ऋतु, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। कथन ए दिया गया है आपका कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो देखिए, ये तीनों ही कथन जो हैं आपके वो गलत हैं। ए, बी और सी तीनों ही कथन सभी क्या हैं, गलत हैं। इसलिए विकल्प आपका 4 सही होगा। कैसे इसे समझते हैं हम? देखिए, शरद ऋतु जो है को मानसून के लौटने का मौसम कहा जाता है, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन जो है वो आपका गलत है। इस मौसम में पवनें जो हैं वो स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पर इसमें दिया गया है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमने आपसे बताया कि इस मौसम में जो पवनें हैं वो स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। और सी कथन भी आपका गलत है। क्यों गलत है? यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम नहीं है, बल्कि यह मौसम जो है, यह मानसून जो है वो पीछे हटने का समय होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका तीनों ही कथन गलत है। इसलिए आपका विकल्प 4 होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो आपका जो सही विकल्प है वो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जिसको आप सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसलिए आपका सही विकल्प 1 होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। लक्षण ए दिया गया है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 21 परत के बारे में विचार करना है आपको। तो देखिए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो जो सही विकल्प आपका होगा वो होगा मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में घर्षण के कारण जल जाते हैं और यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो क्या होता है, घटता है। और ये दोनों ही विशेषताएं मध्यमंडल की हैं। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है कि आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध है किससे? तो सही उत्तर आपका होगा सूर्य ऊर्जा के साथ। यानी तीसरा विकल्प आपका सही होगा, सूर्य ऊर्जा के साथ। आतपन का अर्थ है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है, तो इसलिए आपका सही विकल्प तीसरा होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि उचित विकल्पों के साथ निम्न का मिलान कीजिए। ए दिया है शंकुधारी वन, बी है भूमध्य सागरीय वनस्पति, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी शीतोष्ण सदाबहार वन। तो देखिए, शंकुधारी वन जो है आपको निम्नलिखित का मिलान करना है उचित विकल्पों के साथ। तो शंकुधारी वन जो है ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, ठीक, शंकुधारी वन जिन्हें टैगा भी कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं और चीड़, देवदार जैसे नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्षों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आपका तीसरा
जो ऑप्शन होगा वो ए के साथ मिलान करेगा। वहीं अगर हम बी की बात करें, भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करें, तो इसका मिलान जो होगा वो होगा महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। भूमध्य सागरीय वनस्पति आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है, जहां शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की वर्षा वाली सर्दियां होती हैं। इसलिए इसका जो मिलान है बी का वो चौथे के साथ जाएगा। वहीं अगर हम सी का मिलान करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष से इसका संबंध है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और महोगनी, शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी वाले पेड़ों के लिए जाने जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है इसका संबंध है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, ठीक है, इससे इसका संबंध है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। दोनों कथनों पर ध्यान देना है और उचित विकल्प का आपको चयन करना है। कथन ए दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और कथन बी की अगर हम बात करें कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, तो ये जो आपका कथन है ये भी सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, यह कथन सही है। पूरा तात्विक साक्ष्य जिनमें गुफा चित्रों की खोज भी शामिल है, ये दर्शाते हैं कि एक समय में जो सहारा रेगिस्तान है एक उपजाऊ हरा भरा क्षेत्र था, इसलिए आपका ये जो विकल्प है वो सही है। वहीं कथन बी की अगर हम बात करें, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, ये कथन भी आपका सही है। गुफाओं की कला में इन जानवरों के चित्र उस समय क्षेत्र में मौजूद समृद्ध वन जीव को प्रमाणित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान शुष्क रेगिस्तान की तुलना में बहुत आर्द्र जलवायु थी वहाँ। तो ये भी आपका कथन सही है, इसलिए दोनों ही आपके कथन सही हैं, ए और बी दोनों आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है डॉल्फिन से संबंधित कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी तथा सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो देखिए, आपका जो सही विकल्प है वो एक होगा कि तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। आपका जो सही विकल्प है वो ये होगा कि तीनों ही कथन आपके जो हैं वो सही हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, यानी इन नदियों के ताजे पानी जो है उसमें जो है डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ये कथन भी आपका सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी आपका कथन सही है, यानी विकल्प आपका एक सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न जो 38 नंबर प्रश्न है, दिया गया है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो बायोगैस के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से किन का मिश्रण है। तो सही विकल्प आपका होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो बायोगैस है अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से 50 से 70% मीथेन और 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साथ ही थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए आपका जो सही विकल्प है वो एक होगा। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करना है। कथन ए दिया गया है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है।
बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका ये कथन है वो गलत है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जैसे सुंदर परिदृश्य की अगर हम बात करें तो इसका कोई आर्थिक मूल्य न होकर, बल्कि ये क्या है, एक महत्वपूर्ण तो होते हैं ये, परंतु इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। अगर हम एक उदाहरण लें सुंदर प्राकृतिक दृश्य का, तो इसका क्या है, मूल्य तो है पर इसका आर्थिक मूल्य नहीं है। जबकि कुछ धातुएं जो होती हैं उनका क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है। इसलिए सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, इसलिए विकल्प आपका ए जो है वो गलत है। और कथन बी जो है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही कथन है। समय और प्रौद्योगिकी ऐसे कारक हैं जो विभिन्न पदार्थों जैसे कच्चे तेल को उपयोगी संसाधनों ईंधन में बदल सकते हैं। क्योंकि लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें मूल्यवान बनाते हैं, इसलिए आपका बी कथन बिल्कुल सही है, परंतु ए गलत है, यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करना है, तो सही विकल्प आपका जो है वो होगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में हैं और इनके भंडार सीमित हैं। इनमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जलाऊ लकड़ी शामिल हैं, इसलिए आपका सही विकल्प एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। वर्गीकरण का आधार और संसाधन के प्रकार दिया गया है। विकास व प्रयोग का स्तर का सही मिलान जो आपका होगा वो होगा वास्तविक और संभाव्य, उद्गम, जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है और सी का 3 से है, और तो यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका दिया गया है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो ये कथन दिया गया है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी, हिरण, बारसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो देखिए, दोनों ही कथन आपका क्या है, सही है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान विकसित हुए। और देखिए, जो सेकंड ऑप्शन कथन दिया गया है, तो घास के मैदानों के विस्तार के कारण उन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई जो घास खाकर जीवित रहते हैं, जैसे हिरण, बारसिंघा, बकरी, भेड़ और गाय। इसलिए दोनों ही कथन आपका सही है। हालांकि दोनों कथन सही है, लेकिन ए का कारण बी नहीं है। ठीक, ए का कारण बी नहीं है, क्योंकि ए की वजह से बी घटित हुआ। अर्थात ये कहने का मतलब है कि गर्मी बढ़ने का कारण घास बढ़े, जिसके कारण जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक, तो ए का कारण बी नहीं है, इसलिए आपका क्या है होगा, चौथा विकल्प सही होगा। अब देखिए, ये जो आंसर की है वो आपकी ऑफिशियली आंसर की के साथ मिलान करते हुए मैं आपसे साझा कर रही हूँ, इसलिए आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई आंसर गलत हो रहा है। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि ऐसे वीडियो को बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आप सभी मिल करके इस छोटे सी यूट्यूब फैमिली को एक बड़ी
से यूट्यूब फैमिली बना सकें। आइए प्रारंभ करते हैं फिर से प्रश्नों को। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है कथन? तो केवल ए जो है आपका कथन वो सही है, यानी विकल्प एक आपका सही होगा। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह कथन सही है, क्योंकि पुरास्थल वे स्थान हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें आदि जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं जिन्हें लोगों ने बनाया, इस्तेमाल किया और पीछे छोड़ दिया। इसलिए आपका ए विकल्प सही होगा। बाकी के विकल्प क्यों गलत होंगे? बी विकल्प दिया गया है कि ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो ये कथन बिल्कुल आपका गलत है। पूरा स्थल जमीन की सतह पर, जमीन के नीचे दबे हुए और कभी कभी पानी के भीतर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये आपका कथन गलत है। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये भी कथन आपका गलत है। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यह कथन गलत है, क्योंकि कई पुरातात्विक स्थल जैसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल सिंधु नदी के पास, नदियों या समुद्र के पास स्थित है और पानी के भीतर भी पाए जा सकते हैं। इसलिए आपका ये तीनों कथन गलत है, केवल आपका ए सही है, यानी विकल्प एक आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। तो सही आपका विकल्प होगा ए और डी, यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मुख्य रूप से सेल खड़ी जैसे पत्थरों से मुहरे बनाते थे, इसलिए आपका ए कथन सही है। ये पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, ये मिट्टी के बर्तनों पे काले रंग से डिजाइन बनाते थे, न कि पीले रंग से, इसलिए आपका ये कथन गलत है। लोहे से बनी तकलियां, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये भी आपका कथन गलत होगा। और सोने से बने बर्तन, तो ये आपका सही है। खुदाई में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन प्राप्त हुए हैं जो दर्शाते हैं कि वे इनका उपयोग करते थे, इसलिए आपका ए और डी कथन सही है, यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दिया गया है कि एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। एक महापाषाण कब्र की बात की जा रही है जिसमें दो कंकाल मिले हैं। इनमें दोनों में से कौन सी महिला का कंकाल है, इसका अनुमान लगाने हेतु क्या करना होगा? तो हड्डियों की संरचना को देखना होगा। केवल एक आपका विकल्प सही है। कैसे? देखिए, ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। महिलाओं की कूल्हे की हड्डी जो होती है वो पुरुषों की तुलना में अधिक चौड़ी और अलग आकार की होती है ताकि वे बच्चों को जन्म दे सकें। ठीक, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये दिया गया है, पेज नंबर 40 पर आप जा कर के पढ़ सकते हैं। इसलिए आपका ये कथन केवल ए सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। प्रारंभिक काल से शुरू करना है और आरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे प्रारंभिक से शुरू होकर के घटनाओं का आरोही क्रम आपको रखना है कि सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। तो देखिए आपका जो विकल्प एक है वो सही है। ए बी सी डी ये चारों का सही क्रम है। वेदों की रचना की शुरुआत जो है, ऋग्वेद की रचना वैदिक काल की शुरुआत में हुई थी, जो इन सभी घटनाओं में सबसे पहली है। और वहीं अगर हम बी की बात करें, महापाषाण संस्कृति लौह युग के दौरान या उससे थोड़ी पहले शुरू हुई, जो वेदों की रचना के बाद की घटना है। ठीक, तो ये इसके बाद की घटना है। इनाम गांव में कृषकों का निवास,
तो इनाम गांव में बस्तियां महापाषाण काल के समकालीन या थोड़ी बाद तक भी जारी रहीं, लेकिन यह चरक के समय से बहुत पहले की बात है, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चरक जो है अंतिम है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक कुषाण काल से संबंधित थे, जो इन सभी घटनाओं में सबसे नवीनतम है, इसलिए ये अंतिम में आएगा। तो आपका जो सही विकल्प है ABCD होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है 47 नंबर। आपका प्रश्न है कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। हाल के क्रम से शुरू करके लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पतन में बचना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। अवरोही क्रम में यानी उल्टा क्रम में आपको लेके जाना है। तो देखिए आपका सही ऑप्शन होगा बी, सॉरी, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा C, D, A और B, यानी सही विकल्प आपका तीसरा है। सही विकल्प आपका तीसरा है। अवरोही क्रम में आपको उल्टा सबसे हाल का जो घटना है वो है अरिकामेडु पतन में बसना, और उसके बाद संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, और उसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत सबसे पुराना है, इसलिए ये सबसे बाद में जाएगा। तो उल्टा क्रम में आपको सजाना था, तीसरा विकल्प आपका सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है 48 नंबर प्रश्न है। कथन A, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन B, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो देखिए आपका जो ये कथन अगर आप पढ़ें कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, तो ये सही है। चोल मंदिरों ने सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी काम किया। भूमि दान से प्राप्त आय पुजारियों, नर्तकियों, संगीतकारों और अन्य कारीगरों का भरण पोषण करती थी और मंदिर बस्तियों के केंद्र बन गए थे, इसलिए ये आपका कथन सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी, तो ये कथन भी आपका सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, वे मुख्य रूप से देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कभी कभी भक्तों की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी, जो चोल कला की विशेषता है, इसलिए आपका ये भी कथन सही है। देखिए अब स्पष्टीकरण जो है आपका गलत है, क्योंकि जो कथन बी है वो चोल कांस्य प्रतिमाओं की प्रकृति बताता है कि कुछ देवी देवताओं की थी और कुछ भक्तों की थी। तो ये चोल कांस्य प्रतिमाओं की क्या बता रहा है, नेचर को बता रहा है, प्रकृति को बताता है। जबकि एक कथन जो है मंदिरों की बहुआयामी भूमिका बताता है। कांस्य प्रतिमाओं का बनना मंदिरों के केंद्र होने का कारण नहीं है, बल्कि मंदिर परिसर से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा है। मंदिर खुद में ही इतने विविध कार्य करते थे कि वे सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र बन गए। तो इसलिए आपका जो सही कथन होगा वो चौथा होगा। ठीक है, ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है देखिए, कथन ए दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो जो आपका कथन ए है वो बिल्कुल सही है। तवारीख के लेखक सुल्तानों को प्रभावित करने और इनाम पाने के लिए लिखते थे। वे सुल्तानों को जन्म और लिंग के आधार पर समाज की एक आदर्श व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, जिसमें उच्च और निम्न वर्ग का भेदभाव हो। तो ये कथन आपका इसलिए सही है, परंतु जो बी कथन है वो बिल्कुल आपका गलत है। सुल्तान
इन विचारों से सहमत नहीं थे और अक्सर समाज के निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त करते थे, जिससे फारसी तवारीख के लेखक नाराज होते थे और उनकी आलोचना करते थे। इसलिए उनके विचारों से सभी सहमत नहीं थे। तो आपका ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ये सभी लोग सहमत थे, तो सभी सहमत नहीं थे उनके विचारों से। तो ए सही है किंतु बी गलत है, यानी आपका ऑप्शन एक जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन एक आपका जो है वो सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए जो कथन ए है आपका ये गलत है। क्यों गलत है? रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर खुद को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी अंकित करवाया था, ठीक है। और यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुषों जैसा नाम लिखाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा किसने किया था? आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र की काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, न कि रजिया ने। रजिया ने खुद अपने अभिलेखों और सिक्कों पर खुद को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी अंकित करवाया था, इसलिए आपका ये कथन गलत है, ठीक। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये आपका कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के दौरान तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधार पर यह तर्क दिया था कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है और स्त्रियां उनकी तुलना में कमतर हैं। उनके अनुसार रजिया का शासक बनना ईश्वर द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था। जो रजिया सुल्तान बनती हैं, शासक बनती हैं, वो उनका मानना था कि ईश्वर द्वारा जो बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था है इसके विरुद्ध है कि रजिया शासक बनी हैं, ठीक। तो ये आपका कथन सही है। ए गलत है किंतु बी सही है, यानी दूसरा आपका सही कथन है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर प्रश्न है। कथन ए और कथन बी भी दिया गया है। कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो देखिए दोनों ही कथन आपका सही है। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। देखिए ये कथन सही है। अकबर ने जब विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ इबादत खाना में चर्चा की तो उसने अनुभव किया कि जो विद्वान धार्मिक कर्मकांडों और हठ धर्मिता यानी मधानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं समाज में विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं, इसलिए आपका ये कथन सही है। इसी अनुभव के कारण, जैसे ही अकबर को ये अनुभव होता है, इसी अनुभव के कारण अकबर सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर बढ़ा, जो केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर केंद्रित था। इस शासन सिद्धांत को आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, ठीक है। तो दोनों कथन आपका क्या है? सही है। और ए का कारण बी है, इसलिए आपका तीसरा जो विकल्प होगा वो सही होगा कि ए का कारण बी है। ए बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। तो ये गलत आपका कथन है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में जो श्रेणीबद्ध समाज था वो सरल नहीं हुआ, बल्कि वो और अधिक जटिल हो गया। इस दौरान वर्ण आधारित समाज और जनजातीय समाज एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने लगे थे, जिससे सामाजिक ऊंच नीच और श्रेणियों में वृद्धि हुई। कथन बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था,
ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकांश जनजातीय समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे। वे समाज के अन्य वर्गों की तरह कई असमान और पदानुक्रमित वर्गों में विभाजित नहीं थे। तो ये कथन आपका सही है, मगर ए कथन गलत है, यानी ए गलत है किंतु बी सही है। तो आपका जो दूसरा विकल्प होगा वो सही होगा। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और उन लोगों तक साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता हो। हम आपके लिए ऑफिशियल आंसर की से मिलान करते हुए डीप एनालिसिस डेली शेयर करते हैं, और भी आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से PYQ देख सकते हैं। सभी PYQ हमारे चैनल पर डीप एनालिसिस के साथ पड़े हुए हैं। और अगर आपको हमारा मनोबल बढ़ाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सभी मिलकर के इस छोटे से YouTube फैमिली को 1 लाख की मजबूत फैमिली बना सकें। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो देखिए दोनों ही कथन क्या है, आपका सही है। बहादुर शाह जफर जो हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने देश के विभिन्न मुखियाओं और शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। सम्राट के समर्थन ने विद्रोह को नैतिक वैधता प्रदान की। इससे आम जनता और विद्रोहियों का उत्साह बढ़ गया, जिससे रातों रात विद्रोह की स्थिति मजबूत हो गई और इसे एक व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये भी कथन आपका सही है और ए ने बी को सुनिश्चित किया है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको चयन करना है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो देखिए आपका 1, 2 और 3 कथन सही है, चौथा आपका गलत है और गलत आपसे पूछा गया, इसलिए चौथा आपका सही होगा। देखिए पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं को आश्रय और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूना में एक विधवा गृह यानी शारदा सदन की स्थापना की, जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये कथन आपका सही है। और दूसरा जो कथन है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये कथन भी सही है। सुधारकों ने तर्क दिया कि विधवा विवाह जैसे सुधारों का समर्थन प्राचीन पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नए कानून जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, तो ये कथन भी आपका सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए विधवा विवाह का सक्रिय रूप से समर्थन और सुझाव दिया था। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, पर आपसे गलत पूछा गया है, इसलिए आपका गलत विकल्प ये है, तो यही आपका सही होगा, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, चौथा विकल्प आपका सही होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि निम्न कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो आपकी जो सही भूमिका होगा वो ए और सी विकल्प होगा।
कैसे? इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया का मुख्य कार्य है नागरिकों को देश और दुनिया की घटनाओं के बारे में निष्पक्ष सूचना देना, इसलिए ये कथन आपका सही है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया को किसी भी मुद्दे के सभी पहलुओं, विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि नागरिक अपनी राय बना सकें, इसलिए आपका ए और सी विकल्प सही है, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। अब देखिए क्यों बी आपका क्यों गलत होगा, क्योंकि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से दिखाना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मीडिया को विज्ञापकों या किसी विशिष्ट निजी हित के दृष्टिकोण को समाचार के रूप में नहीं थोपना चाहिए। समाचारों को संतुलित और स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए बी आपका कथन गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है, यानी रूढ़िवादी सोच को नहीं दर्शाता है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ जाना। तो देखिए कौन सा विज्ञापन है जो रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही विकल्प होगा स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है, रूढ़िवादी सोच वाले ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बना है, परंतु यहाँ पर जब आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो ये रूढ़िवादी सोच को क्या करता है, चैलेंज करता है। और आपसे रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपका सही विकल्प एक होगा स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जा रहा है, तो इसलिए आपका सही विकल्प एक होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखिए सही आपका विकल्प जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरे होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो आपका दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ठीक है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो देखिए सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के पास जो ग्रह होंगे वो क्या होगा कि उसका चक्कर जल्दी लगाएंगे, पर जो सबसे दूर होगा वो उसका चक्कर क्या होगा, देर से लगाएगा। तो यही आपका विकल्प होगा कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, तो आपका पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। तो आपका जो सही उत्तर है वो ए और सी है, प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त सीधे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है, जिससे यह देशांतर रेखाओं के समानांतर हो जाता। ठीक,
और वहीं अगर हम सी विकल्प की बात करें, यहाँ इंग्लिश भी इधर दिया गया है, इसलिए हम आपको शो करते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देख सकें प्रश्नों को। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता तो पृथ्वी का झुकाव ही ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। झुकाव न होने पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती, जिससे मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, तो ए और सी आपका सही होगा और विकल्प एक आपका इस तरह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो देखिए 5, 6, 4, 3। तो भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम जो है वो स्टेशन हाउस अफसर है, यानी पहला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, एसएचओ। भारत में पुलिस थाने के प्रभारी को स्टेशन हाउस अफसर कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे थानों में सब इंस्पेक्टर भी थाना प्रभारी हो सकते हैं, जिन्हें थाना अध्यक्ष कहा जाता है। तो आपका सही विकल्प एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्न में से क्या मुहैया कराया? अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्न में से क्या मुहैया कराया? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। देखिए, इस संशोधन के माध्यम से बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के समान ही सहदायित्व बनाया गया है। यह नियम विवाहित और अविवाहित दोनों बेटियों पर समान रूप से लागू होता है। इसका उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना था, इसलिए सही आपका विकल्प दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। संविधान के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अभिभावक और अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है, इसलिए आपका सही विकल्प तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्न में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्न में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित होगा सही आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, संघवाद यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां शक्ति का बंटवारा होता है और देश के लिए एक केंद्रीय सरकार और राज्यों या प्रांतों के लिए क्षेत्रीय सरकार होती है। तो आपका सही विकल्प चौथा है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? इसका मतलब है राज्य का किसी धर्म से जुड़ा न होना। उदारवादी की अगर हम बात करें तो यह विचारों और स्वतंत्रता को स्वीकार करने की विचारधारा है। और गणतंत्रात्मक, इसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, जैसे भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, तो सही विकल्प आपका चौथा है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है?
सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। यह नीति ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय जैसे दलितों को समान अवसर प्रदान करके समाज में समानता लाने का प्रयास करती है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, यह कानून श्रमिकों के शोषण को रोकता है और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है, जो सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ए और बी दोनों आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए क्या? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो नई दिल्ली की वास्तुकला पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को मुख्य रूप से इस बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान नई दिल्ली का निर्माण इस तरह किया गया था कि इसकी विशाल इमारतें, चौड़ी सड़कें और भव्य गुंबद ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति, अधिकार और स्थिरता का प्रतीक बन सके। शिक्षक को विद्यार्थियों को यह समझाने की आवश्यकता है कि वास्तुकला का उपयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि शासन की ताकत प्रदर्शित करने के लिए भी किया गया था। ठीक है, तो आपका सही विकल्प चौथा होगा। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हों। इतिहास केवल पुरानी घटनाओं को याद रखने या उनकी जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य अतीत के अनुभवों से सीखकर वर्तमान समाज की समस्याओं और स्थितियों को बेहतर ढंग से समझना है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, आपसे पूछा गया है। ए, बी और डी सही है। आपका विकल्प ए, बी और डी। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, यह छात्रों को अपने देश और समाज की घटनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह छात्रों को घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने और उनके विभिन्न पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद करता है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, यह कक्षा की पढ़ाई को वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यवहारिक दुनिया से जोड़ता है। इसलिए आपका सही विकल्प होगा ए, बी और डी। और सी विकल्प आपका क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि सनसनीखेज खबर मुहैया कराना एक नकारात्मक दृष्टिकोण है और यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षा का लक्ष्य गंभीर समझ विकसित करना होता है, न कि केवल मनोरंजन या सनसनी फैलाना। इसलिए सी आपका विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की क्लास में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो जो आपका सही विकल्प है ए, बी और सी सही है, यानी एक विकल्प आपका सही होगा। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। समानता का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है। विद्यार्थियों को यह समझाना आवश्यक है कि हर व्यक्ति आत्मसम्मान का हकदार है, इसलिए आपका ए कथन सही है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में सहानुभूति और दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान विकसित करना है, इसलिए सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना भी आपका सही है। भारतीय संविधान समानता को एक मौलिक अधिकार और आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे समझना छात्रों के लिए अनिवार्य है, इसलिए आपका सी विकल्प भी सही है। डी आपका गलत है। ठीक है, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, यह आपका गलत है। अंतर या विविधता जैसे भाषा, धर्म या संस्कृति हमेशा असमानता नहीं होती। विविधता समाज की विशेषता है, जबकि असमानता तब पैदा होती है जब अवसरों या संसाधनों का अभाव हो, इसलिए आपका डी विकल्प गलत है। बाकी ए, बी, सी सही है, यानी पहला विकल्प आपका सही है। 72 नंबर प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? पहला विकल्प आपका सही ए और सी, कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। कक्षा की चर्चा में अलग अलग संस्कृतियों के उदाहरणों को शामिल करने से सभी पृष्ठभूमि के छात्र समावेशी महसूस करते हैं। ठीक है, और सी विकल्प जो दिया गया है कि व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, तो विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करने से कक्षा का वातावरण जो है वो जीवंत होता है और वे एक दूसरे की विविधताओं को गहराई से समझ पाते हैं। बी विकल्प आपका क्यों गलत है? क्योंकि केवल बहुमत के उदाहरण लेना समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक समूहों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय के अनुभवों को अनदेखा करता है। विविधता को संबोधित करने का अर्थ ही सभी के अनुभवों को समान महत्व देना है, इसलिए आपका ए और सी सही है, यानी पहला विकल्प आपका सही होगा। 73 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये आपका सही होगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी को रटना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, ताकि वे सीखी गई बातों का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने में कर सकें। ठीक, तो आपका जो सही विकल्प है ये चौथा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो क्या द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। तो सही विकल्प आपका पहला है, C.A. बेली द्वारा लिखित एन
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवन, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मणिमेक लई। तो सही आपका जो विकल्प है सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार वो है दूसरा, राम सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जोड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें, केवल ए और बी, केवल ए और डी, ए बी और सी, ए बी और डी। आपको सही विकल्प का चयन करना है तो सही विकल्प आपका होगा ए, बी और डी। कैसे? देखिए, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास। इसलिए आपका विकल्प जो है चौथा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। सक्रिय अधिगम के तहत छात्र केवल सूचना प्राप्त करने वाले नहीं होते बल्कि वे खोज, चर्चा और व्यवहारिक परियोजनाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी, प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। सी, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, हर अध्याय के अंत में जो प्रश्न दिए गए होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है सही कथन के का, तो ए और सी आपका सही है। सॉरी, ए और बी आपका सही है। ठीक है, ए और बी आपका सही है। ऑफिशियली आंसर की जो है सीटेट का उसने यही माना था ए और बी, तो हम आपसे यही साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें, ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा, ए और सी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की स्पष्ट परिभाषाएं और विस्तृत विवरण दिए गए हैं। ये पुस्तकें वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने के लिए ठोस उदाहरणों, केस स्टडीज और कथाओं का व्यापक उपयोग करती है ताकि छात्र अवधारणाओं को अपने परिवेश से जोड़ सकें।
ठीक है, तो इसलिए आपका सही विकल्प जो होगा ए और सी होगा, यानी दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? परिस्थितियों से अनुमान लगाना। जब शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं क्या उन्हें लगता है कि भेदभाव हुआ, तो वे छात्रों को पाठ में दी गई परिस्थितियों और पात्रों के अनुभवों का विश्लेषण करके एक निष्कर्ष या अनुमान निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ छात्र सीधे तौर पर दी गई जानकारी से परे जाकर स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? बाजार विषय का पाठ्य पुस्तकों का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो जो आपका सही विकल्प है वो दूसरा है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। ये व्यवहारिक अनुभव में क्या होता है कि यह विधि जो है वो छात्रों को वास्तविक दुनिया से जोड़ती है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, एक दुकानदार को साक्षात्कार के लिए कक्षा में आमंत्रित करना ये सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो देखिए सही आपका जो विकल्प है वो होगा तीसरा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि क्लास 6 से 8 पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। ए, बी और सी तीनों सही है आपका। देखिए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, भूगोल के माध्यम से छात्र पृथ्वी, सौरमंडल, पर्यावरण और संसाधनों के बारे में सीखते हैं। वही जो बी है, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। नागरिक शास्त्र और भूगोल के तहत छात्र अपने स्थानीय परिवेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाओं को समझते हैं, इसलिए बी भी आपका सही है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, इतिहास के माध्यम से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तीनों कथन उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग है, इसलिए सही विकल्प आपका ए, बी और सी है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो सही विकल्प आपका है ए, बी और सी। देखिए परिक्रमण, ग्लोब को प्रकाश स्रोत के चारों ओर घुमाकर और ग्लोब के झुकाव को बनाए रखते हुए शिक्षक पृथ्वी की वार्षिक गति को प्रदर्शित कर सकता है, जो मौसमी परिवर्तनों का कारण बनता है।
दिन रात जब ग्लोब को अपनी धुरी पर घुमाया जाता है यानी घूर्णन, तो ग्लोब का जो हिस्सा प्रकाश स्रोत के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ रात होती है। मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण विभिन्न मौसमों का कारण बनता है। इस मॉडल में ग्लोब के झुकाव और स्थिति को बदलकर इसे समझाया जा सकता है। यानी कि ये 3 आपका सही है, ए, बी और सी, यानी पहला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक की किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो सही विकल्प आपका दूसरा है। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ? तो ए, बी और डी, खनिज संसाधन, उद्योग, हमारे पृथ्वी के अंदर। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो एक शहर के स्कूल में भूगोल कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भूगोल पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां पर बल देना चाहिए, यानी दूसरा विकल्प आपका सही होगा। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तवा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने का अधिकार के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ी, जिसे तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, और अंततः 1996 में यह अधिकार प्राप्त हुआ जिससे वे जलाशय से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन कर सकें। तो सही विकल्प आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? निम्न में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। ये आपका सही विकल्प है, क्योंकि विविधता का मतलब ही अलग अलग तरह के लोगों, उनकी संस्कृतियों, भाषाओं और क्षमताओं में मौजूद अद्वितीय गुणों को पहचानना और उनका सम्मान करना है, न कि भेदभाव बढ़ाना या एकरूपता लाना। तो इसलिए सही विकल्प आपका तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। तो जो गलत कथन है वो आपका है चौथा, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। ये आपका गलत है, क्योंकि भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ठीक है, बाकी के कथन आपके सही हैं और गलत कथन का आपको पहचान करना है, इसलिए गलत कथन आपका चौथा है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत
संपत्ति, शिक्षा या कर के आधार पर सीमित लोगों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। भारत ने एक प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत में लोग सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं क्योंकि वे चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है, परंतु आपको जो गलत कथन का पहचान करना था, तो गलत जो है वो चौथा है, तो चौथा ही आपका सही कथन होगा। तो इस तरह से आपके पूरे प्रश्नों को हमने आपसे साझा किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से अंतिम बार आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सीटेट की परीक्षा तक ऐसे ही प्रश्नों का संकलन हम आपसे साझा करते रहें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, घर रहें, सुरक्षित रहें।